बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये हमारा लेक्चर 4 है। कॉन्ट्रा एसेट हमारा चल रहा था। लेक्चर 3 में हमने कॉन्ट्रा एसेट नंबर 1 यानी डेप्रिसिएशन के कॉन्सेप्ट को और उसकी एडजस्टिंग एंट्रीज़ को डिस्कस किया था। सेकंड जो कॉन्ट्रा एसेट होता है वो अलाउंस फॉर बैड डेट्स का होता है, और आज के टॉपिक में, आज के लेक्चर में हम इसी को डिस्कस करने जा रहे हैं। अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्या होता है? देखिए, जो कंपनी उधार पर माल बेचती है वो उस उधार को अकाउंट रिसीवेबल के नाम से रिकॉर्ड करती है। ये वो उधार होता है जो कस्टमर से उसको लेना होता है। लेकिन कंपनी जो उधार पे माल बेच रही होती है वो इस चीज़ को एक्सपीरियंस करती है कि उसको कुछ पैसा नहीं मिल पाता। सपोज़ अगर 100 कस्टमर्स हैं तो इस बात के चांसेस होते हैं कि कुछ कस्टमर्स पैसे टाइम पे नहीं दे पाएंगे या पैसे वहाँ से रिकवर नहीं हो पाएंगे। तो कंपनी इस मकसद के लिए एक अकाउंट ओपन करती है जिसको अलाउंस फॉर बैड डेट्स कहती है, और अपने इस लॉस को बैक करती है इस अकाउंट की मदद से। इस टॉपिक पे मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा वैल्यूएशन ऑफ अकाउंट रिसीवेबल के नाम से, तो ये कॉन्सेप्ट और डिटेल में हम एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन अगर आपको ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी पता है तो आपके लिए इस एडजस्टिंग एंट्री को समझना बहुत ही आसान है। अब कंपनी क्या करती है, जो उसका अकाउंट रिसीवेबल होता है उस अकाउंट रिसीवेबल का कुछ पोर्शन जो होता है जिसको कंपनी कंसिडर करती है कि ये पैसे मुझे नहीं मिलेंगे, उसको एज अ लॉस अपनी इनकम स्टेटमेंट में बैड डेट्स एक्सपेंस के नाम से शो कर देती है। ये एक्चुअल लॉस नहीं होता, ये एस्टिमेटेड लॉस होता है। ये फ्यूचर में जो एक्सपेक्टेड लॉस होता है वो होता है। अब नेक्स्ट ईयर क्या होगा, अगर वो पैसे हमें नहीं मिल पाएंगे तो ऑलरेडी हम उस लॉस को बुक कर चुके हैं और उसके अगेंस्ट एक अलाउंस फॉर बैड डेट्स का अकाउंट ओपन कर चुके हैं। तो उस लॉस को बैक करेंगे हम इस कॉन्ट्रा एसेट की मदद से, यानी अलाउंस फॉर बैड डेट्स की मदद से। तो इसकी एडजस्टमेंट करने के क्या तरीके हैं? पहली बात तो ये कि इसकी जो कैलकुलेशन होती है या इसकी जो अप्रोचेज है, दो तरह की अप्रोच होती है। एक इनकम स्टेटमेंट अप्रोच होती है और एक बैलेंस शीट अप्रोच होती है। इनकम स्टेटमेंट अप्रोच क्या होती है? उसमें हम क्या करते हैं, जो बैड डेट्स कैलकुलेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेट सेल्स करते हैं, यानी नेट सेल्स हम जितनी करेंगे उसका एक सर्टन परसेंटेज हम बैड डेट्स कंसिडर करेंगे। और जो बैलेंस शीट अप्रोच होती है उसमें अकाउंट रिसीवेबल की परसेंटेज ली जाती है। अकाउंट रिसीवेबल को बेस बनाया जाता है, जो एंडिंग बैलेंस ऑफ अकाउंट रिसीवेबल एट द एंड ऑफ द ईयर होता है। दोनों अप्रोचेस से मैं आपको इसकी एडजस्टिंग एंट्री समझाऊंगा। तो ये कुछ डेटा है, ये हमने बनाया है। इसमें ट्रायल बैलेंस में नेट सेल्स है हमारे पास 5 लाख की, जो हमने इस साल सेल्स की है 5 लाख रुपए की है। अकाउंट रिसीवेबल ए 2 लाख है, यानी जो ए कस्टमर है हमारा, ए कंपनी है जो हमारी कस्टमर है, या ए कोई बंदा है जो हमारा कस्टमर है, उससे हमने 2 लाख रुपए लेने। और अलाउंस फॉर बैड डेट्स हमने इसका रिकॉर्ड किया हुआ है 8,000 रुपये, यानी हमारा जो अकाउंट है अलाउंस फॉर बैड डेट्स, ऑलरेडी हमारे पास बैलेंस में 8,000 का क्रेडिट बैलेंस मौजूद है। और इस तरीके से एक और सिनेरियो है बी का, एक अकाउंट रिसीवेबल बी, हमने बी कस्टमर है हमारा, उससे हमने 3 लाख रुपये लेने और अलाउंस फॉर बैड डेट्स उसकी मद में रिकॉर्ड किया हुआ है 20,000। ये दो अलग अलग केसेस हैं, सही है। अकाउंट रिसीवेबल जो ए है उसका अलग केस है, उसमें अलाउंस फॉर बैड डेट्स का क्रेडिट बैलेंस है, और जो दूसरा केस है बी वाला, उसमें अलाउंस फॉर बैड डेट्स का डेबिट बैलेंस है। तो दोनों को मैंने इसलिए करवा रहा हूँ कि क्रेडिट बैलेंस हो तो क्या करेंगे और डेबिट बैलेंस हो तो क्या करेंगे, और उसका मतलब क्या होता है भी मैं आपको बताऊँगा। एडजस्टमेंट्स में है बैड डेट्स एक्सपेंस इज 2% ऑफ नेट सेल्स। ये नेट सेल्स जो है ये बेसिकली कौन सी अप्रोच है? ये जो पहला हमारे पास एडजस्टमेंट बताया जा रहा है ये इनकम स्टेटमेंट अप्रोच है, यानी सेल्स की परसेंटेज पे हमने काम करना है। दूसरा और तीसरा बैलेंस शीट अप्रोच है। दूसरे में लिखा हुआ है कि अलाउंस फॉर बैड डेट्स फॉर कंपनी ए इज़ 10% ऑफ अकाउंट रिसीवेबल ए, यानी अकाउंट रिसीवेबल जो ए का है उसका जो एंडिंग बैलेंस है उसका 10% जो हमारा अलाउंस फॉर बैड डेट्स होगा। नंबर 3, अलाउंस फॉर बैड डेट्स इज़ 10% ऑफ अकाउंट रिसीवेबल बी। इसमें भी वैसे ही ये परसेंटेज 10%, परसेंटेज कुछ भी हो सकती है, 10%, 20%। मकसद ये है कि हम इसको कैलकुलेट कैसे करें, अगर क्रेडिट बैलेंस हो और अगर डेबिट बैलेंस हो अलाउंस फॉर बैड डेट्स का। इनकम स्टेटमेंट अप्रोच जो होती है ये एग्रेसिव अप्रोच होती है। एग्रेसिव का मतलब है ज़्यादा सेल्स करेंगे तो ज़्यादा परसेंटेज कैलकुलेट होगी, मतलब ज़्यादा अमाउंट कैलकुलेट होगी, कम करेंगे तो कम अमाउंट कैलकुलेट होगी। यानी ये हमारी जो बिज़नेस एक्टिविटी है, जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, उस पर डिपेंडेंट होती है हाईली। इसमें हम ये नहीं देखते कि हमारे पास पहले से बैड डेट्स में कितने रुपए पड़े हुए हैं, यानी हम इस चीज़ को इग्नोर करते हैं कि हमारे अलाउंस फॉर बैड, जैसे अभी अकाउंट रिसीवेबल ए के अलाउंस फॉर बैड डेट्स में 8,000 पड़े हुए हैं और बी के 20,000 डेबिट बैलेंस पड़ा हुआ है। सेल्स अप्रोच में ये मैटर नहीं करता कि बैड डेट्स में कितने पैसे पड़े हुए हैं, इसलिए एग्रेसिव अप्रोच होती है। और जो सेकंड अप्रोच जो बैलेंस शीट वाली होती है, जिसपे अलाउंस फॉर बैड डेट्स का बैलेंस भी मैटर करता है, ये कंजर्वेटिव अप्रोच होती है। इसमें हम कम ज़्यादा अपने हिसाब से अमाउंट करके इसमें एडजस्टमेंट करते हैं।
तो हम इसको समझते हैं अब किस तरीके से ये होगा। सवाल में अगर नेट सेल्स गिवन ना हो तो सेल्स में से आप सेल्स गिवन होगी, सेल्स रिटर्न सेल डिस्काउंट गिवन होगा। आप जानते हैं नेट सेल्स कैसे निकालते हैं, सेल्स में से सेल्स रिटर्न और सेल डिस्काउंट माइनस कर देते हैं तो नेट सेल्स आती है। यहाँ मैंने डायरेक्ट नेट सेल्स ही ली हुई है, ठीक है, यानी इसमें से सेल्स रिटर्न, सेल्स में से सेल्स रिटर्न सेल डिस्काउंट माइनस हुआ है। तो जब हम इसकी एडजस्टिंग एंट्रीज करेंगे तो पहला वाला केस तो बड़ा ही सिंपल है। हम कभी भी जो सेल्स अप्रोच यूज़ करते हैं उसमें हमें सिर्फ नेट सेल्स का अमाउंट चाहिए होता है और उसमें हम परसेंटेज लगा लेते हैं। इसकी एंट्री होती है वैसे जब हम करते हैं तो बैड डेट्स एक्सपेंस डेबिट करते हैं, बैड डेट्स एक्सपेंस डेबिट एंड अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट करते हैं। ये तो होती है जिस तरह डेप्रिसिएशन की फिक्स एंट्री होती है तो इसकी भी फिक्स एंट्री होती है। अब वर्किंग कैसे करें, बहुत सिंपल है। आपने नेट सेल्स ली 5 लाख, उस पर आपने 2% लगा दिया, ठीक है, तो 5 लाख का 2% आपका आएगा 10,000। अब आप 10,000 से इसकी एंट्री कर लेंगे, बैड डेट्स एक्सपेंस डेबिट अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट 10,000 से। तो आपने सेल्स वाले अप्रोच में, इनकम स्टेटमेंट अप्रोच में कोई काम नहीं करना, सिर्फ सेल्स पे परसेंटेज लगा के अमाउंट निकाल के एंट्री कर देनी है। अब दूसरी अप्रोच पे जाते हैं जो थोड़ी सी टेक्निकल है ज़्यादा इसके मुकाबले में। इसमें तो डायरेक्ट परसेंटेज लग गई, इसमें क्या होगा, परसेंटेज तो लगेगी लेकिन किस तरीके से लगानी है। तो सेकंड की थोड़ी सी वर्किंग करके फिर एंट्री करते हैं। अगर मैं इसकी आपको वर्किंग करवाऊँ तो बहुत ही सिंपल वर्किंग है। आपको सवाल में दिया हुआ है अलाउंस फॉर बैड डेट्स फॉर कंपनी ए इज़ 10% ऑफ अकाउंट रिसीवेबल। अच्छा, एक चीज़ मेरी याद रखना, सेल्स अप्रोच में हमेशा एक्सपेंस बताएगा आपको, यानी आपको बताएगा बैड डेट्स एक्सपेंस इतने % है, यानी एंट्री वाली अमाउंट बताएगा। बैलेंस शीट अप्रोच में कभी भी आपको परसेंटेज वो आपको बैड डेट्स एक्सपेंस की नहीं देगा, वो अलाउंस फॉर बैड डेट्स की देगा, यानी वो आपको बैलेंस की परसेंटेज देगा। आपने अकाउंट रिसीवेबल का 10% जो है होना चाहिए उसका बैड डेट्स, यानी अगर 2 लाख का अकाउंट रिसीवेबल है तो उसका 10% कितना होगा, 20,000 होगा। यानी ये जो बैलेंस है ना, जो 8,000 का है, ये बैलेंस 20,000 रुपये होना चाहिए। ये जो परसेंटेज दी हुई है ना आपको, ये बेसिकली आपको ये कहना चाह रहा है कि ये जो अलाउंस फॉर बैड डेट्स आपके रिकॉर्ड में है या नहीं भी है, उसका बैलेंस आपने 20,000 रखना है। यानी अगले साल अगर आपको, अगले महीने या अगले साल आपको अगर लॉस होगा तो 20,000 तक का लॉस हो सकता है, तो इसमें 20,000 होने चाहिए। अब उसको 20,000 होने के लिए कितना हम इसमें डालें, वैसे अगर हम बात करें सिंपल तरीके से, लोग बहुत मुश्किल बना देते हैं। बहुत सिंपल है भाई, इसमें 8,000 रुपये पड़े हुए और वो कह रहे हैं भाई 10% ऑफ अकाउंट रिसीवेबल इसमें होना चाहिए, तो 2 लाख रुपए तो अकाउंट रिसीवेबल है हमारा, उसका 10% अगर होगा तो 20,000 होगा। अब इसको 20,000 बनाने के लिए इसमें मैं कितना अमाउंट और डालूंगा, 12,000, यानी 8,000 तो पड़ा हुआ है और 20,000 तक इसको करने के लिए 12,000 डालूंगा। तो मेरा बहुत सिंपल तरीके कैलकुलेशन की ज़रूरत ही नहीं है, अगर देखा जाए मैं बस 12,000 रुपये की एंट्री कर दूंगा। लेकिन बहुत सारे लोग वर्किंग से ही ज़्यादा कुछ लोगों को समझ में आती है। अगर हम वर्किंग करना चाहे वर्किंग भी कर सकते हैं, यानी आपका जो बैड डेट्स का बैलेंस जो आपको रिक्वायर्ड है, जो बैड डेट्स का रिक्वायर्ड बैलेंस है वो है 10% ऑफ अकाउंट रिसीवेबल, ठीक है ना। जो ए का जो अकाउंट रिसीवेबल है उसका 10% है। अब आपने 10% निकाल दिया 2 लाख का, तो ये आ जाएगा 20,000। अगर आपके पास ऑलरेडी बैलेंस मौजूद ना हो तो फिर यही हमारी बैड डेट्स एक्सपेंस होगी, क्योंकि ऑलरेडी अगर आपका बैड डेट्स का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है फिर तो आपने यही अमाउंट उठा के एंट्री कर देनी है। लेकिन अगर अमाउंट है और वो पॉजिटिव है यानी क्रेडिट साइड पर है, तो वो जो ऑलरेडी क्रेडिट बैलेंस होगा आपका ऑलरेडी, वो माइनस कर दो आप, यानी जो आपके पास ऑलरेडी है, तो जितना आपको मज़ीद इसमें डालना है अमाउंट वो आ जाएगा, यानी बैड डेट एक्सपेंस आ जाएगा। तो इसमें ये चीज़ अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है कि क्रेडिट बैलेंस कितना ऑलरेडी पड़ा हुआ है। तो अगर ऑलरेडी पड़ा हुआ होगा तो वो हम माइनस करेंगे और इसकी एंट्री बना देंगे। एंट्री क्या बनाएंगे जी, बैड डेट्स एक्सपेंस डेबिट और अलाउंस फॉर बैड डेट्स 12,000 से क्रेडिट, हमारी क्या है, एंट्री है।
तो एंट्री के अंदर हम क्या करेंगे, 12,000 से एंट्री करेंगे, ऑटोमेटिकली वो 8,000 के अंदर इसका इफेक्ट जाएगा, तो वो 20,000 हो जाएगा जो हमें चाहिए। लेकिन जो तीसरा सिनेरियो है उसमें क्या है कि अलाउंस फॉर बैड डेट्स का डेबिट बैलेंस है। अगर अलाउंस फॉर बैड डेट्स का क्रेडिट बैलेंस हो तो वो पॉजिटिव बैलेंस होता है, और अगर डेबिट बैलेंस हो तो वो नेगेटिव होता है। ये नेगेटिव कैसे हो जाता है, अगर पिछले साल हमारा लॉस बैलेंस से ज़्यादा हुआ हो, यानी हमारे पास बैलेंस पड़ा हुआ था पॉजिटिव साइड पे, क्रेडिट साइड पे, और हमारा जो लॉस हुआ एक्चुअल लॉस, कस्टमर एक्चुअल में भाग गया, पैसे नहीं दिए, ठीक है, तो वो लॉस कहाँ से बैक होता है, वो होता है अलाउंस फॉर बैड डेट्स से। अलाउंस फॉर बैड डेट्स बैक करता है उसको। ऑलरेडी आपके पास अलाउंस फॉर बैड डेट्स का पॉजिटिव बैलेंस जो होता है, अगर आपका लॉस बैलेंस वाले लॉस से कम है तो फिर भी पैसे बच जाएंगे। जैसे पहले वाले सिनेरियो में हुआ कि 8,000 रुपये बचे हुए थे, यानी जो लॉस हुआ होगा पिछले साल वो इतना हुआ होगा कि फिर भी 8,000 बच गए। पहले से जो पैसे पड़े हुए थे उसमें से कुछ अमाउंट एडजस्ट हो गए होंगे लॉस में, बाकी बच गए। इस केस में क्या हो गया, लॉस ज़्यादा हो गया। हम अज्यूम करते हैं कि 30,000 रुपीज़ का लॉस हुआ होगा और हमारे अकाउंट में पड़े हुए थे 10,000 रुपीज़ पॉजिटिव जिस टाइम लॉस हुआ। तो हमने क्या किया होगा, 30,000 से एंट्री की होगी, क्योंकि जब कस्टमर एक्चुअल में हमारा हमें पक्का यकीन हो जाए कि अब पैसे नहीं मिलने, तो उसके अकाउंट को राइट ऑफ करते हैं। राइट ऑफ का मतलब क्या होता है कि अकाउंट को उसका ख़त्म करते हैं, और उसको वो जो लॉस हमारा एक्चुअल हो जाता है वो अलाउंस फॉर बैड डेट्स से एडजस्ट करते हैं। एंट्री करते हैं अलाउंस फॉर बैड डेट्स डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। ये एंट्री कब करते हैं, जब एक्चुअल लॉस होता है, साल के बीच में कभी भी हो जाए। अगर अलाउंस फॉर बैड डेट्स डेबिट उस टाइम उस ज़्यादा अमाउंट से हो जाए जो बैलेंस पड़ा हुआ था उसके मुकाबले में, तो ऑटोमेटिकली ये डेबिट बैलेंस हो जाएगा। अगर उसमें 10,000 का उस वक्त क्रेडिट बैलेंस पड़ा हुआ था और 30,000 का लॉस हो गया, तो आपने 30,000 से उसको डेबिट किया होगा अगर अलाउंस फॉर बैड डेट्स को, तो ऑटोमेटिकली 10,000 तो गया उसी के अंदर, ख़त्म हो गया। पीछे 20,000 डेबिट चढ़ गया आपका, ठीक है ना, डेबिट बैलेंस ज़्यादा हो गया 20,000, वही आगे शो हो रहा है हमारे पास। सिनेरियो बना के मैंने इसलिए समझाया कि कुछ लोग के माइंड में आता है कि क्रेडिट बैलेंस क्यों कब होता है, डेबिट कब होता है। जब पिछले साल का एक्चुअल लॉस कम हुआ हो बैलेंस से जो पड़ा हुआ था, तो क्रेडिट बैलेंस बच जाता है, पॉजिटिव बैलेंस, ठीक है। और अगर ज़्यादा हो जाए तो वो डेबिट में चला जाता है, नेगेटिव। जैसे हम मोबाइल में पैसे ना हो, लोन ले लेते हैं हम, जब हम लोन लेते हैं तो वो नेगेटिव हो जाता है, तो नेक्स्ट टाइम हमें क्या करना होता है, ज़्यादा लोड करवाना होता है ताकि नेगेटिव भी कवर हो। इस यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, ज़्यादा एक्सपेंस हमें हमारा होगा। 3 भी हमारा बिल्कुल ऐसे ही होगा जैसे भी मैं आपको बता रहा था कि मैंने सॉल्व यहाँ कर दिया है, क्योंकि 2 और 3 में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, सिर्फ आपको डेबिट बैलेंस प्लस करना होता है, और जिसकी मैं आपको डिटेल बता चुका हूँ। अलाउंस फॉर बैड डेट्स इज 10% ऑफ अकाउंट रिसीवेबल बी। अब क्या करना है जी, 3 लाख रुपए जो है उसका 10% हमने निकाला, तो जो रिक्वायर्ड बैलेंस है हमारा वो आ गया 30,000। यानी हमारे अलाउंस फॉर बैड डेट्स में 30,000 का क्रेडिट बैलेंस होना चाहिए, ये नीचे कहा जा रहा है। लेकिन चूँकि डेबिट बैलेंस पड़ा हुआ है 20,000 का, इसका मतलब है कि नेगेटिव बैलेंस पड़ा हुआ है, तो हमें ये 20,000 भी रिकवर करने हैं, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, ऑलरेडी डेबिट बैलेंस 20,000 का इसमें ऐड कर दिया। तो अलाउंस फॉर जो हमारा बैड डेट्स एक्सपेंस आ रहा है वो 50,000 आ रहा है, यानी 30,000 का, यानी जो 10% अमाउंट है 30,000, वो बनाने के लिए हमें 50,000 का खर्चा करना पड़ेगा। ज़्यादा खर्चा क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि नेगेटिव बैलेंस है हमारे पास 20,000 का ऑलरेडी। जब भी डेबिट बैलेंस होगा वो नेगेटिव बैलेंस कंसिडर होता है, क्योंकि हमारा एक्चुअल लॉस ज़्यादा हुआ था पिछले साल, इसी वजह से ये डेबिट बैलेंस में हमारा हमारा डेबिट बैलेंस आ रहा है। जब भी लास्ट ईयर का एक्चुअल लॉस ज़्यादा हो, जैसे कि मैंने भी आपको बताया कि अगर हमारे पास जो बैलेंस पड़ा होता है हम उसी से बैक करते हैं अपने लॉस को, एक्चुअल लॉस को। एक्चुअल में कस्टमर ने पैसे नहीं दिए होंगे, लेकिन वो अमाउंट ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से ये वाला जो हमारा अकाउंट है जो नॉर्मली क्रेडिट बैलेंस होता है, ज़्यादा होने की वजह से ये डेबिट में आ गया, क्योंकि हमने एंट्री की होगी अलाउंस फॉर बैड डेट्स डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट उस टाइम पे जब हमारा एक्चुअल लॉस हुआ था। तो हमने क्या करना है, इसको ऐड करना है, और तो हमारा जो भी अमाउंट आएगा वो उससे हमने एंट्री कर दी, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट 50,000 से। फ़र्क दोनों में क्या था, दोनों केसेस में, कि अगर क्रेडिट बैलेंस होगा तो माइनस करके अमाउंट लेंगे, और अगर डेबिट बैलेंस होगा तो ऑलरेडी डेबिट बैलेंस होगा तो वो ऐड करेंगे हम, ठीक है ना, ये अमाउंट प्लस करेंगे। तो ये डिफरेंस है दोनों केसेस में। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, आपको ये एडजस्टिंग एंट्री समझ आई होगी कि बैड डेट्स की एडजस्टमेंट्स कैसे करते हैं। आज की इस वीडियो में हमने सेल्स अप्रोच देखी और बैलेंस शीट अप्रोच दो तरह से देखी।
सवाल में ये भी हो सकता है कि वो आपसे ये कहे कि अलाउंस फॉर बैड डेट्स जो है वो ये अमाउंट है, लेकिन ऊपर कोई जैसे सपोज अकाउंट रिसीवेबल ए आपको दिया हुआ है 2 लाख, अगर आपको उसका अलाउंस फॉर बैड डेट्स ना दिया हो और सिर्फ नीचे बता दे भाई अलाउंस फॉर बैड डेट्स 10%, तो आपने बस जो 10% निकाल के एंट्री कर देनी है, क्योंकि पहले से कोई बैलेंस है नहीं जो हम प्लस या माइनस करें। ये भी हो सकता है जैसे पिछले डेप्रिसिएशन में मैंने बताया था कि जैसे उसमें था कि अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन इंक्रीज्ड बाय दिस अमाउंट, तो यहाँ पर भी हो सकता था जैसे ये 8000 है तो वो कह सकता था कि अलाउंस फॉर बैड डेट्स इंक्रीज्ड बाय 12000 या 2000 या 10000। तो इंक्रीज्ड बाय में क्या होता है कि जितने से इंक्रीज़ हो रहा है बस वही हमारा बैड डेट्स एक्सपेंस होता है, क्योंकि वो बैलेंस नहीं बता रहा होता, वो इंक्रीज़ बता रहा होता है। तो इंक्रीज़ का मतलब क्या है कि कितना इजाफा हुआ इस बैलेंस में, उतना ही इजाफा होता है जितना हम एंट्री में डालते हैं अमाउंट। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। इसके अलावा एक और चीज़ मैं आपको छोटी सी बता दूँ, इन कॉन्ट्रा एसेट्स के अलावा मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग की भी हम एडजस्टिंग एंट्री में हम एंट्री बनाते हैं। तो सवाल में अक्सर दिया होता है मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग इज़ दिस, सपोज मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग इज़ 1 लाख, तो इसकी क्या एंट्री होगी, एंट्री बता देता हूँ क्योंकि इसमें हमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी होती। हमें क्या एंट्री करनी है, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग डेबिट एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी क्रेडिट। उसमें ट्रायल बैलेंस का डेटा मैटर नहीं करता, क्योंकि ट्रायल बैलेंस का डेटा पास्ट का डेटा होता है, और मर्चेंडाइज इन्वेंट्री आज की डेट की इन्वेंट्री है। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग जो आज की इन्वेंट्री कि आज हमारे पास कितना अमाउंट पड़ा हुआ है, तो जितना अमाउंट आज पड़ा हुआ होगा वही हमारी एंट्री में आएगा, और एंट्री होगी मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग डेबिट एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी क्रेडिट। कुछ लोग इनकम समरी करते हैं क्रेडिट, वो भी सही है, ठीक है ना। तो ये हमारे केसेस थे, मैंने एडजस्टिंग एंट्रीज के सारे केसेस करवा दिए आपको, ठीक है। 4 लेक्चर में ये टॉपिक हमारा कवर हुआ है। तो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम इसकी कुछ न्यूमेरिकल 5 ईयर से करेंगे बीकॉम पार्ट 1 के, या मैं कोई क्वेश्चन खुद बना के आपको करवा दूंगा। तो ये बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझने के लिए ये एंट्रीज आनी चाहिए। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेरी वीडियो मौजूद है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, और आप हमारे चैनल को विजिट करके मज़ीद टॉपिक्स के वीडियोस भी देख सकते हैं। तो आप ज़रूर वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की वीडियो देखें, मैं आपको रिकमेंड करूँगा। और अभी तक आपने अगर हमारी इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनाने की वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक भी गिवन है, वो भी आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो इसी के साथ ही अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।